नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक में एक विषय प्रबंधकीय गुण है और प्रबंधकीय गुण से संबंधित आज हमने आपके लिए एमसीक्यूज लेके आए हैं। तो बिना देरी के हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने का इसमें प्रयत्न करेंगे और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। परीक्षा अत्यधिक पास में है, इसका पूरा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो चलिए बिना देरी के आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, सामुदायिक गतिशीलता में किसे शामिल किया जाना चाहिए। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए है केवल समुदाय के नेता को, बी केवल बाहरी विशेषज्ञ को, सी समुदाय के सदस्य का एक विविध क्रॉस सेक्शन को और डी केवल उत्साही स्वयं सेवक को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सामुदायिक गतिशीलता में समुदाय के सदस्यों का एक विविध क्रॉस सेक्शन को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्रॉस सेक्शन मतलब जिसे थोड़ा दूर रखा गया है समुदाय से। अगला देखेंगे, सामुदायिक गतिशीलता में पहला कदम क्या है। आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ए सामुदायिक बैठकें आयोजित करना, बी सामुदायिक मूल्यांकन करना, सी स्वयं सेवकों की भर्ती करना और डी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामुदायिक गतिशीलता में पहला कदम जो है सामुदायिक मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न है, पारस्परिक संचार में प्रयुक्त चैनल है। आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए मौखिक, बी अशाब्दिक, सी लिखित और डी दृश्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। पारस्परिक संचार में प्रयुक्त चैनल मौखिक होता है, यानी हम ज़्यादातर चीज़ें संचार में बात करके करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार प्रक्रिया में वह घटक जो प्रतीकों को वापस समझने योग्य संदेशों में परिवर्तित करता है वह है। तो वह घटक आपको बताना है। ऑप्शन ए है माध्यम, बी डिकोडर, सी एनकोडर और डी शोर। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डिकोडर। संचार प्रक्रिया में डिकोडर ही वह घटक होता है जो प्रतीकों को वापस समझने योग्य संदेश में बदल देता है। अगला प्रश्न है, पारिवारिक समूह मित्रता और सामाजिक क्लब माने जाते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, बी औपचारिक समूह, सी प्राथमिक समूह और डी अनौपचारिक समूह। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है पारिवारिक समूह, मित्रता और सामाजिक क्लब ये सब मिलकर क्या होते हैं। तो इसमें माध्यमिक नहीं आएगा, औपचारिक नहीं आएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक समूह के ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संचार नेटवर्क में सूचना केवल विशिष्ट सदस्यों के बीच प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए चैन नेटवर्क, बी व्हील नेटवर्क, सी सर्किल नेटवर्क और डी ऑल चैनल नेटवर्क। तो इसमें पूछा है दोस्तों सूचना केवल विशिष्ट सदस्यों तक के बीच ही प्रवाहित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना जाती है तो केवल दो के बीच में, दो विशिष्ट हो जाते हैं, उनके बीच में ये सूचना जो है प्रभावित होते रहती है। तो इसी वजह से संचार इसका सही उत्तर हो जाएगा चैन नेटवर्क। अगला प्रश्न देखेंगे, शारीरिक भाषा और अशाब्दिक संकेतों में अंतर किस बाधा का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक बाधा, बी अशाब्दिक बाधा, सी धारणा अवरोध और डी भावनात्मक बाधा। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक भाषा और अशाब्दिक संकेतों का अंतर जो होगा वो अशाब्दिक बाधा का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, जब रिसीवर शोर या असुविधाजनक कमरे के तापमान जैसे शारीरिक विकर्षणों का अनुभव करता है तो कौन सी बाधा उत्पन्न हो रही है। अब इसमें आपको ऑप्शंस हैं। ए भावनात्मक बाधा, बी भाषा बाधा, सी पर्यावरणीय बाधा और डी सांस्कृतिक बाधा। तो दोस्तों इसमें आसपास के वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह की जो बाधा होती है वो पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए पर्यावरणीय बाधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क की केंद्रीय भूमिका होती है जो सभी सदस्यों के बीच संचार का समन्वय करता है। ऑप्शंस आपको गिवन है। ए व्हील नेटवर्क, बी सर्किल नेटवर्क, सी चैन नेटवर्क और डी अनौपचारिक नेटवर्क। तो इसमें केंद्रीय भूमिका में सभी सदस्यों के बीच संचार का समन्वय करने वाला ऑप्शन हो जाएगा ए व्हील नेटवर्क। तो व्हील नेटवर्क में सभी के बीच में संचार समन्वय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फीडबैक संचार के खालिस्तान का आकलन करने में मदद करता है। तो फीडबैक संचार के क्या आकलन करने में मदद करता है बताना है। ऑप्शन ए समय, बी प्रभावशीलता, सी गति और डी सटीकता। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फीडबैक जो होता है संचार की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है, जो नेता प्रदर्शन के बदले पुरस्कार के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे किस नेतृत्व शैली का अभ्यास करते हैं? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, बी परिवर्तनकारी, सी लेन देन संबंधी और डी संबद्धता। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो नेता प्रदर्शन के बदले पुरस्कार के आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो लेन देन संबंधी नेतृत्व शैली का अभ्यास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भेजे जा रहे संदेश पर ध्यान न देने से संचार में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए तकनीकी बाधा, बी सूचना अधिभार, सी सुनने में बाधा और डी धारणा अवरोध। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सुनने में बाधा। भेजे जा रहे संदेश पर ध्यान न देने से संचार में जो बाधा उत्पन्न होती है वो सुनने की बाधा हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थिति में संचार में अवरोध होने की अधिक संभावना है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर, बी अनौपचारिक, सी औपचारिक और डी पार्श्व। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक। औपचारिक स्थिति में संचार में अवरोध होने की अधिक संभावना होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे समूह जो कभी कभी विचार सुझाने या समस्याओं का समाधान करने के लिए मिलते हैं वे हैं? ऑप्शन ए है स्थायी समितियां, बी तदर्थ समितियां, सी अनौपचारिक समूह और डी औपचारिक समूह। तो दोस्तों ऐसे जो समूह होते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, तदर्थ समिति के रूप से जानते हैं, जो समस्याओं को सुलझाने और समस्याओं का समाधान करने के लिए आपस में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जो नेता भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, सुझाव सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं वे कौन से नेतृत्व शैली अपनाते हैं? ऑप्शन ए आधिकारिक, बी संबद्धता, सी कोचिंग और डी लोकतांत्रिक। तो दोस्तों यहाँ भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे लोकतांत्रिक जो शैली होती है उस शैली को अपनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेप वाइन इसका उदाहरण है? ऑप्शन ए औपचारिक संचार चैनल, बी अनौपचारिक संचार चैनल, सी पार्श्व संचार चैनल और डी अधोमुखी संचार चैनल। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेप वाइन जो है अनौपचारिक संचार नेटवर्क का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई थी? ऑप्शन ए आवश्यकताओं का क्रम, बी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी सांस्कृतिक अंतर और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें अब्राहम मास्लो के बारे में बात की गई है, जिन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। उसकी आलोचना का कारण ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। इसमें आवश्यकताओं में कभी अवैज्ञानिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक अंतर था, इसी वजह से इसमें इनकी आलोचना की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रबंधकीय पद में आदेश देने और आदेशों के पालन की अपेक्षा करने के निहित अधिकारियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राधिकरण, बी जिम्मेदारी, सी जवाबदेही और डी निर्देश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राधिकरण। प्रबंधकीय पद में आदेश देने और आदेशों का पालन की अपेक्षा करने के निहित अधिकारियों को प्राधिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक संगठनात्मक चार्ट एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए कार्य विशिष्टताएं, बी किसी संगठन के भीतर पदानुक्रम, सी एक मिशन वक्तव्य और डी वित्तीय डेटा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी, किसी संगठन के भीतर पदानुक्रम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उन अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करता है जिन्हें एक पर्यवेक्षक द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्राधिकरण, बी आदेश की एकता, सी नियंत्रण का दायरा और डी अधिश्रृंखला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण का दायरा। अगला प्रश्न है, मॉस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार किस स्तर को अन्य सभी से पहले संतुष्ट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आत्मबोध की आवश्यकता, बी सम्मान की आवश्यकता, सी सामाजिक ज़रूरतें और डी शारीरिक ज़रूरतें। तो दोस्तों मॉस्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम के अनुसार शारीरिक ज़रूरतों को सबसे पहले पूरा करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉस्लो ने सुझाव दिया कि केवल प्रतिशत लोग ही पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार पाते हैं। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग ही पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार पा रहे हैं।
अगला यहाँ पे ऑप्शन है ए 50%, बी 2%, सी 10% और डी 1% से कम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2% से के लगभग जो लोग हैं वही लोग आत्म साक्षात्कार पाते हैं, या आत्म साक्षात्कार का मतलब मास्लो के अनुसार हो जाएगा स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने की क्षमता। अगला प्रश्न देखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के बीच संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वे एक दूसरे के पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बी, अनौपचारिक संगठन हानिकारक हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। सी, वे परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और डी, औपचारिक संगठन पूरी तरह से अनौपचारिक संगठनों पर निर्भर होते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ये औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होते हैं, वे परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेता पर केंद्रित होते हैं। ऑप्शन ए, पुरस्कृत प्रदर्शन, बी, यथाशक्ति बनाए रखना, सी, प्रेरक परिवर्तन और डी, प्राधिकरण की स्थापना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिवर्तनकारी नेता पर केंद्रित होते हैं, प्रेरक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाज में शक्ति की गतिशीलता पर केंद्रित है? ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, बी, नारीवादी सिद्धांत, सी, संघर्ष सिद्धांत और डी, प्रकार्यवादी। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, संघर्ष सिद्धांत। जो संघर्ष का सिद्धांत होता है उसके अनुसार एक ऐसा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो समाज में शक्ति की गतिशीलता पर केंद्रित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को कितनी किस्तें दी जाती है? ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ए, 18 वर्ष की आयु पर 1 किस्त, बी, 15 और 18 साल की उम्र में 2 किस्तें, सी, 6 से 10 वर्ष की आयु तक 5 वार्षिक किस्तें और डी, जन्म से 18 वर्ष की आयु तक वार्षिक किस्तें। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन्म से 18 वर्ष की आयु तक वार्षिक किस्तें। ये जो लाडली लक्ष्मी योजना थी ये 2007 में मध्य प्रदेश के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और जन्म से अगले 5 साल तक प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 6,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो होती थी सरकार आपसे खरीदती थी और इन्हें समय समय पर नवीनीकृत किया जाता था। तो इसमें कक्षा 6ठी में प्रवेश लेते समय 2,000, 9वीं कक्षा में 4,000 और 11वीं में 7,500 रुपये दिए जाते थे। और जब इसके 21 वर्ष लड़की के पूर्ण हो जाते थे तो शादी के समय और 21 वर्ष पूर्ण होने के दौरान 1 लाख से ज़्यादा की जो शेष राशि होती थी ये दी जाती थी। तो ये समस्त लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत होता था। तो इसका ध्यान रखेंगे, जन्म से 18 वर्ष की आयु तक वार्षिक किस्तें इसमें मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कौन सा बांध बनाया गया था? ऑप्शन ए, भागड़ा नागल बांध, बी, हीराकुंड बांध, सी, नागार्जुन सागर बांध और डी, टिहरी बांध। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से लेकर 56 तक चली थी, इस दौरान हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, सतत विकास के 3 स्तंभ मॉडलों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज, बी, लाभ, ग्रह और लोग, सी, उत्पादन, संरक्षण और प्रावधान और डी, व्यवसाय, पारिस्थितिकी और समुदाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतत विकास जो लक्ष्य होते हैं वो प्रायः आप देखते हैं जो समस्त हमारे 17 लक्ष्य दिए हैं वो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के आसपास घूमते हैं, इसलिए विकास के 3 स्तंभ मॉडलों में इन्हें रखा गया है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक दृष्टिकोण प्रबंधक और नेता के बीच किस प्रकार अंतर करता है? ऑप्शन ए, प्रबंधकों को नापसंद किया जाता है जबकि नेताओं की प्रशंसा की जाती है। बी, नेता करिश्माई होते हैं जबकि प्रबंधक विस्तार उन्मुख होते हैं। सी, प्रबंधक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि नेता दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी, नेताओं के पास औपचारिक अधिकार होते हैं जबकि प्रबंधक प्रेरणा पर निर्भर होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारंपरिक दृष्टिकोण प्रबंधक और नेता के बीच में किस प्रकार का अंतर है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, सफलता का श्रेय आंतरिक कारकों और असफलता की श्रेय बाहरी कारकों को देने की प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, आत्म प्रभावकारिता, बी, प्रत्याशा प्रभाव, सी, सामाजिक आवारगी
और डी स्वयं सेवा पक्षपात। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है सफलता का श्रेय आंतरिक कारकों को और असफलता का श्रेय बाहरी कारकों को देने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है स्वयं सेवा पक्षपात। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रेय आंतरिक कारकों और असफलता का श्रेय बाहरी कारकों को देने की प्रवृत्ति कौन सी है? ऑप्शंस ए है आत्मविश्वास प्रभावकारिता, बी प्रत्याशा प्रभाव, सी सामाजिक आवारगी और डी स्वयं सेवा पक्षपात। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सफलता का श्रेय अगर आंतरिक कारकों को दे रहे हैं और असफलता का श्रेय बाहरी कारकों को दे रहे हैं तो यह प्रवृत्ति स्वयं सेवा पक्षपात कहलाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत विकास में अंतर पीढ़ीगत समानता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए देशों के बीच समानता, बी लिंग समानता, सी पीढ़ियों के बीच समानता और डी नस्ली समानता। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीढ़ियों के बीच समानता जो है वो अंतर पीढ़ीगत समानता के अंतर्गत इसमें आएगी। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना अपनी ज़रूरत पूरी करें, यह रखा जाता है। और इसी सिद्धांत के मुताबिक जो वर्तमान पीढ़ी है उसको प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी को जो है समान रूप से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अवसर मिल सके। तो इसीलिए अंतर्गत पीढ़ी समानता इसे माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने चौथी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी और डी मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। 1969 से लेकर 1974 के बीच जो चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी उस दौरान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये योजना ने कार्य करना आरंभ किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मैक्स वेबर ने दावा किया कि प्रोटेस्टेंट कार्य नीति ने किस आर्थिक व्यवस्था के उदय में योगदान दिया? ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं, ए सामंतवाद, बी पूंजीवाद, सी समाजवाद और डी साम्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूंजीवाद। प्रोटेस्टेंट कार्य नीति को थोड़ा समझ लेते हैं। यह एक ऐसी नीति होती है या ऐसी अवधारणा है जिसके मुताबिक कड़ी मेहनत, अनुशासन और कम खर्च से ईश्वर की आस्था और प्रतिबद्धता दिखाई जाती थी। तो मैक्स वेबर ने इन सबको देखते हुए दावा किया था कि इस नीति ने जिस वर्ग को उदित किया था वो पूंजीवादी वर्ग था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय और डी एनएसओ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा वित्त मंत्रालय। भारत का वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संगठन में आमतौर पर सबसे कम उपयोग किए जाने वाला संचार चैनल है? ऑप्शन ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोमुखी, सी क्षैतिज और डी विकर्ण। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षैतिज। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, संचार के लिए विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं? ऑप्शन ए क्यों है? ऑप्शन ए क्योंकि संचार विभिन्न पहलुओं वाली एक जटिल प्रक्रिया है, बी क्योंकि इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, सी क्योंकि इसका अर्थ पूरी तरह से किसी विशिष्ट स्थिति के संदर्भ पर निर्भर करता है और डी क्योंकि यह पुराना हो चुका है और इसका मूल अर्थ खो चुका है। तो संचार के लिए विभिन्न परिभाषाएं क्यों है उसका मुख्य कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि संचार विभिन्न पहलुओं वाली एक जटिल प्रक्रिया का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, समाजशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए काम्टे, बी दुर्खीम, सी स्पेंसर और डी कूली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्खीम समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सकारात्मक पुनर्बलक को हटाने के कारण वातानुकूलित प्रतिक्रिया की ताकत में आने वाली कमी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आकार देना, बी विलुप्ति, सी भेदभाव और डी सामान्यीकरण। तो सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विलुप्ति। एक सकारात्मक पुनर्बलक को हटाने के कारण वातानुकूलित प्रतिक्रिया की ताकत में आने वाली कमी को विलुप्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है आपको ए 2 अक्टूबर 1950, बी 2 अक्टूबर 1952, सी 2 अक्टूबर 1951 और डी 2 अक्टूबर 1953। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से की गई। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2020, बी 2007, सी 2005 और डी 2009। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, किस वांछित व्यवहार के निकट सन्निकट को धीरे धीरे पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? तो किसी वांछित व्यवहार के निकट सन्निकटन को धीरे धीरे पुरस्कृत करने की प्रक्रिया बताना है। ऑप्शन ए आकार देना, बी जंजीर बनाना, सी एनकोडिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकार देना कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव, बी विशिष्ट उद्देश्य, सी समूह प्रयोग नियोजन और डी सतत मूल्यांकन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समूह प्रयोग नियोजन जो है वो कार्य समूह का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाहरी पुरस्कारों के कारण आंतरिक पुरस्कारों की कौन सी अवधारणा कम हो रही है? ऑप्शन ए समानता सिद्धांत, बी गोल सिद्धांत, सी अति औचित्य प्रभाव सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाहरी पुरस्कारों के कारण आंतरिक पुरस्कार के कारण अति औचित्य प्रभाव की जो अवधारणा है वो कम हो रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नेतृत्व शैली स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए लेन देन संबंधी, बी अहस्तक्षेप, सी डेमोक्रेटिक और डी सत्तावादी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेन देन संबंधी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पिछड़ी हुई, बी विकसित, सी विकासशील, डी अल्प विकसित। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता कारक किस प्रकार की जरूरतों को कवर करते हैं? ऑप्शन ए आत्म साक्षात्कार की जरूरतें, बी मनोवैज्ञानिक जरूरतें, सी बाह्य जरूरतें और डी आंतरिक जरूरतें। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वच्छता कारक बाह्य जरूरतों को पूरा करते हैं। स्वच्छता कारक वे कारक होते हैं जो कार्यस्थल की संतुष्टि से संबंधित नहीं होते, लेकिन असंतोष को रोकने के लिए कार्यस्थल पर मौजूद होने चाहिए। तो स्वच्छता कारक बाहरी जरूरतों को कवर करते हैं, जैसे वेतनमान, ग्रेड, कार्यस्थल नीति और अपने साथियों के साथ में संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय अधिकतम वर्तमान संदर्भ यानी 2024 में आंकी गई है? तो आपको राज्य बताना है जहां पे प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और 2024 के आंकड़े के अनुसार आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी गोवा, सी चंडीगढ़ और डी सिक्किम। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। 2024 तक सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे ज़्यादा है, जो लगभग 5,88,000 रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से कौन सी एक नहीं है? ऑप्शन ए आंतरिक प्रशिक्षक, बी बाह्य प्रशिक्षक, सी पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर और डी सुकारक सुपरवाइजर। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य प्रशिक्षक। प्रबंधन की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से बाह्य प्रशिक्षक भूमिका शामिल नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आत्मनियमन, बी प्रेरणा, सी सहानुभूति और डी आत्म जागरूकता। सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहानुभूति कहलाती है, यानी इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करने की क्षमता वो सहानुभूति कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विस्तार कार्य के लिए किस तरह का नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है? तो विस्तार कार्य के लिए आपको बताना है कौन सा नेतृत्व सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ऑप्शन ए परिवर्तनकारी, बी अहस्तक्षेप निष्पक्ष और सी लोकतांत्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ परिवर्तनकारी आएगा। ऑप्शन नंबर बी है अहस्तक्षेप और ऑप्शन नंबर सी है निष्पक्ष लोकतंत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार कार्य के लिए जो परिवर्तनकारी नेतृत्व होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। तो दोस्तों ये अंतिम